गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। खान ग्लोबल स्टडी के इस परिवार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम आशुतोष शर्मा है और आप सभी को मैं मध्य प्रदेश की इस रोचक यात्रा में एक सारथी का काम कर रहा हूं। आपके सामने यह आईएमपी सीरीज चल रही है। एक बार बता दीजिए कि क्या आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्या आप सभी मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री महाकाल। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? तो जैसा आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो ध्यान में रख लीजिएगा, संज्ञान में अपने रखिएगा कि इस चैनल पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आपकी तैयारी करवाई जा रही है। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व विकास के लिए आपको पूरे मध्य प्रदेश से रूबरू करवाया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार की अवधारणात्मक समझ के साथ साथ जो तथ्यात्मक समझ होती है वो भी विकसित की जा रही है। और इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपकी सोमवार से शुक्रवार चलाई जा रही है। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू लेते हैं तो आपके अंदर अपने मध्य प्रदेश को समझने की एक अलग ही क्षमता का विकास होगा और ये आपने हमारे पहले जिले में ध्यान से समझ लिया होगा। तो जिस जिसका कटनी जिला पूरी तरह से पूर्ण है उसको मध्य प्रदेश के इतिहास, भूगोल, राजनीति, संस्कृति, है ना, ऐतिहासिक संदर्भ, व्यक्तित्व का महत्व, इन सब की गहराई से जानकारी मिली होगी। तो क्या आप सभी को पहला जो जिला था वो पूरी तरह समझ में आ गया है? हमारी अप्रोच यही रहने वाली है जो परीक्षा के लिए भी लाभदायक होगी और आपके राज्य के दर्शन को लेकर भी यह सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका होगा, जिसमें आप अपने राज्य को बहुत ही करीब से देख पाएंगे। तो आज हमारी गाड़ी कटनी जिले से प्रस्थान करते हुए जबलपुर जिले की ओर प्रस्थान बढ़ेगी। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया अपनी अपनी सीट में बैठ जाएं और आगे की यात्रा को ध्यान में रखें। उससे पहले मैं कुछ यात्रियों का इस विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस को लिया है और कमेंट सेक्शन में बहुत शानदार उत्तर लिखे हैं, जिनमें से आज मैं कुछ नाम मेंशन करना चाहूंगा। शुरू की कुछ क्लासेस में आप लोगों ने चीजें नहीं लिखी थी, बाद में आप लोगों ने पूरा सार समझाया है। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले एक जो हम कुछ नाम ले लेते हैं सभी क्लासेस के, इसके बाद से कल से जैसे आज की जो क्लासेस होगी तो आज की क्लास का जो क्रक्स होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, जिससे आपकी लेखन लेखन शैली का बहुत बढ़िया विकास होगा। ठीक, सीट बेल्ट की जरूरत आपको ट्रेन में नहीं पड़ेगी, बस खिड़की से बाहर झांकिएगा मत। तो सबसे पहले जो पहली क्लास थी उसमें बहुत शानदार कटनी को लेकर भी किसी ने लिखा है कि इतिहास का गौरव वर्तमान का आधार है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कटनी मुड़वारा नाम प्रख्यात है, आदि मानव क्रीड़ा स्थली ताम्र पाषाण के साक्ष्य है, राम के चरण पड़े शिव का स्नानागार है। तो दीक्षा एक छात्रा है, उन्होंने बहुत शानदार लिखा है। इससे समझ में आता है कि लेखन शैली उनकी कितनी बेहतरीन है, मुख्य परीक्षा में भी उनको ये बहुत ही मददगार साबित होगी। इसके अलावा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये एक अकाउंट है। इस अकाउंट से बहुत ही शानदार तरीके से पूरा क्रक्स, पूरा सार जिले का समझाया गया है ना। इन्होंने हर क्लास के बाद बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। एक छात्रा जिनका नाम योगश्री है, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से विशुद्ध देवनागरी में, हिंदी भाषा में जितनी जानकारियां हैं टू द पॉइंट, जिस लेवल और जिस गहराई से और जिस क्रम से समझाई गई हैं उस क्रम से वो सारी चीजें इन्होंने मेंशन की है और एक कहानी के माध्यम से की है। तो जिससे ये समझ में आता है कि विस्तृत लेखन शैली में इनकी कितनी बढ़िया पकड़ हो सकती है। इसके अलावा एक नाम और, छात्र पीछे रह रहे हैं, छात्राएं बहुत आगे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि सिविल सेवा में छात्राएं क्यों इतना आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करना समझ रही हैं, सहभागिता जान रही हैं, है ना।
लड़कों का बहुत ही कम, क्योंकि बहुत कम लोगों ने लिखा है, वो भी उतना बेहतर अभी नहीं लिखा है। एक नाम और है अमृता कुशवाहा, उन्होंने भी बहुत शानदार लिखा है। फिर आगे वाली क्लासेस में रिपीट हुए हैं दीक्षा एंड योगश्री, बहुत शानदार लिखा आप लोगों ने। फिर इशिता पटेल, इन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा एक मैसेज लिखा था कटनी जिले को लेके, पूरी जानकारियां थी, एकदम ऐसा लग रहा था मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखा गया हो। एक नाम और लेंगे निकिता श्रीवास्तव, इन्होंने भी बहुत शानदार लिखा है। योगश्री बट इनका नाम 5 क्लास में 4 बार मेंशन हुआ है, बहुत शानदार आप लिख रही हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। एक नाम और रहेगा दिव्या दुबे जी, इन्होंने पूरी विस्तार से विथ पॉइंट, है ना, कहां से शुरू करते हुए उस कविता से कि यही मग हुई के गए दंडक श्री राम, जगमोहन जी की जो कविता थी वहां से लेके पूरा लिखा हुआ है। फिर आशा दुबे, इन्होंने भी बहुत शानदार लिखा है। अफसाना मंसूरी, लड़कों का नंबर नहीं लग रहा है। एक शिवम साहू, उन्होंने थोड़ा हद तक प्रयास किया है, लेकिन और प्रयास की जरूरत है। ठीक, तो कुछ नाम रिपीट हुए हैं जो ये दिखाते हैं कि वो लोक सेवा के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं, लिखना कितना बेहतर आ रहा है। जिसमें से कुछ नाम योगश्री, दीक्षा, इशिता, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये सारे नाम हैं। सो हम आज अपने जबलपुर जिले की यात्रा को शुरू करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद फिर हम कटनी का पहले रिवीजन करके इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए जबलपुर दर्शन की जो सेवा दी जा रही है, उस सेवा में आपको बहुत अच्छी लाइंस के माध्यम से प्रीलिम्स के फैक्ट्स, साथ में जबलपुर को लेके जो एक ओवरव्यू है वो दिया जाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं उस ओवरव्यू को समझने के लिए? उसके बाद हम लोग कटनी का रिवीजन करके जबलपुर के फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने मध्य प्रदेश का सार समझा था सबसे पहले, उसी तरह आज हम जबलपुर के सार को जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक लाइन को समझेंगे। ठीक, बहुत शानदार लिख रहे हैं। अब कल से हर क्लास के बाद 5 लोगों का स्पेशल मेंशन नाम किया जाएगा, और क्या तैयारी हो सकती है उनकी बेहतर लिखने में वो बताया जाएगा। ठीक, तो ये हमने अपने ही हाथों से लिखा है, मन से बनाया है, तो इसको समझिए। बोला वरा मिहिर ने जिसे आग्नेय विभाग का हिस्सा है, लेकर आया हूं मैं आपके सामने जबलपुर का वो किस्सा है। हुआ कलचिरियों की विद्यशाल भंजिका का जहां मंचन है, संगमरमर की वादियों में बहती मां नर्मदा का यह अंचल है। जहां दुर्गावती जी ने किया मुगलों का डटकर प्रतिरोध है, वहीं जबलपुर का राजधानी ना बन पाने का अब तक क्रोध है। मिलते हैं यहाँ कंकर में शंकर तो अवंतीबाई परियोजना है, भेड़ा घाट से डाहल त्रिपुरी पूरा जबलपुर हमें खोजना है। ठीक है, होती यहाँ देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है, गोंडवाने के स्वर्णिम इतिहास की यहाँ राष्ट्रीय पात्रता है तिलवारा घाट जहां जहां हुआ था गांधी जी का अस्थि विसर्जन, है यह नर्मदा माई की नगरी जहां संस्कारों का होता है सृजन। शुभचिंतक और कर्मवीर आजादी की रखते सब खबर थे, यहाँ 20 रुपए में इलाज करने वाले पद्मश्री ईश्वर रूपी स्वर्गीय मुनीश्वर चंद्र डाबर थे। लम्हेटा है यहाँ जहां बन रहा देश का पहला जियो पार्क है, गोंडवाने की दुर्गावती भारत की जोन ऑफ आर्क है। मदन महल संग्राम सागर बाजनामठ बैलेंसिंग रॉक है, जबलपुर की नवरात्रि को देख हर कोई होता यहाँ शौक है। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ यहाँ तो झंडा सत्याग्रह ने अलग जगाई, शंकर शाह रघुनाथ शाह ने क्रांति व वीर गति की असल परिभाषा सिखाई। 52 तालों से युक्त यह पंचाशर योजना की इकाई है, बाज बहादुर ने दुर्गावती से 2 बार मुंह की खाई है। कई संस्कृतियों का मिलन बिंदु ये भारत की आवाज है, मेरी मेहमान नवाजी पर प्रदेश को मुझ पर नाज है। तो ये आपका जबलपुर है, समझ में आया? अब हम इसकी एक एक लाइन को समझते हैं, जहां से आपके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों क्लियर होंगे। पहली लाइन लिखी है, बोला वरा मिहिर ने जिसे आग्नेय विभाग का हिस्सा है। ठीक, तो वरा मिहिर जो थे, है ना, जिनकी किताब है बृहत संहिता, ठीक, इनका जन्म स्थल कायथा था, पेपर में पूछा गया है। तो उन्होंने पूरे भारत को 9 खंडों में बांटा था, जिसमें से जबलपुर आग्नेय विभाग के हिस्से में आता था।
पहली लाइन वही लिखी हुई है। समझ में आई? बोला बरामहेर ने जैसे आग्नेय विभाग का हिस्सा है, यानी जबलपुर त्रिपुरी क्षेत्र, डाहल क्षेत्र पूरा आग्नेय विभाग के प्रदेश के अंतर्गत आता था। लेकर आया हूं मैं आपके सामने जबलपुर का वो किस्सा है। तो मैं आपके सामने आज जबलपुर दर्शन को प्रस्तुत करने आया हूं। हुआ कलचुरियों की विद्वशाल भंजिका का जहां मंचन है। तो विद्वशाल भंजिका एक रचना का नाम था। राजशेखर एक कवि हुआ करते थे, जिन्होंने युवराज देव प्रथम के समय अपनी सेवाएं यहाँ पे दी थी, जो प्रतिहारों के काल से यहाँ आ गए थे। और यहाँ उन्होंने और भी कई रचनाएं लिखी थी। उनकी पहले से भी कई रचनाएं मिलती हैं, बाल भारत, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, ये सारी चीजें। इन्हीं के समय एक विद्वशाल भंजिका का मंचन यहाँ हुआ था। मंचन मतलब ये नाटक था और उसको यहाँ पेश किया गया था। तो राजशेखर ने विद्वशाल भंजिका लिखी थी। वो युवराज देव प्रथम के शासन में रहते थे। युवराज देव प्रथम को उन्होंने उज्जैनी भुजंग भी बोला है, जो उनकी मालवा विजय को सूचित करता है। युवराज देव प्रथम जिनके समय ही जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण हुआ। युवराज देव प्रथम जिनकी पत्नी आपकी नोहला देवी थी, जिन्होंने नोहलेश्वर मंदिर या नोहटा बसाया था। ठीक है, आगे उन्हीं के कारण तिलवारा घाट का नाम भी तिलवारा पड़ा था, क्योंकि वो शिव की परम उपासक थी, चालुक्य शासिका थी, है ना, नोहला देवी। युवराज देव प्रथम ब्याह लाए थे, तो यहाँ वो नर्मदा नदी में तिल को क्या करती थी, तिल को क्या करती थी, नदी में सिराती थी। तो उसी आधार पर तिल सिराने के नाम पे उस घाट का नाम तिलवारा घाट पड़ा, जहां गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। बिल्कुल, केयूर वर्ष भी कहा गया है युवराज देव को। तो उन्हीं के समय कलचुरियों की विद्वशाल भंजिका का यहाँ मंचन हुआ था। संगमरमर की वादियों में बहती मां नर्मदा का यह अंचल है। तो आपको पता है संगमरमर किस प्रकार की चट्टाने हैं, कायांतरित चट्टाने हैं, और उन्हीं की वादियों में नर्मदा नदी बहती है। यहीं पे आपका नर्मदा महोत्सव भी होता है। ठीक, कायांतरित चट्टाने हैं और यही चट्टाने आपकी एक भ्रंश घाटी है, उसी में नर्मदा जी बहती हैं। ठीक है, जहां दुर्गावती जी ने किया मुगलों का डटकर प्रतिरोध है। तो 6 युद्ध लड़े थे। 1564 में जब आसफ खान ने आक्रमण किया था गोंडवाना साम्राज्य पर अकबर के कहने पर, तो दुर्गावती जी, हालांकि इस इतिहास को बहुत ही सूक्ष्म करके दिखाया जाता है। इतिहासकारों ने गोंडवाना के स्वर्णिम इतिहास को बहुत ही कम आंका है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके समक्ष उन छोटे छोटे बिंदुओं को भी प्रस्तुत किया जाए, जिससे आप भारत के गोंडवाना साम्राज्य के स्वर्णिम इतिहास को जान सकें। तो हम लोग विस्तार से गोंडवाना साम्राज्य में स्पेशली दुर्गावती जी के इतिहास को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, वहीं जबलपुर को राजधानी ना बन पाने का अब तक क्रोध है। तो ये भी जानेंगे कि क्यों जबलपुर राजधानी नहीं बन पाया, क्यों अभी तक क्रोध है, क्यों 1955 की वो दिवाली जब जबलपुर के घरों में सन्नाटा था, जब पूरा देश दीपावली का जो उत्सव है वो मना रहा था, तो क्यों जबलपुर वासी अपने घरों की लाइट बंद किए हुए थे, क्यों 95% घरों में अंधेरा छाया हुआ था। क्या हुआ था उस 1955 के समय में, जब पूरे जबलपुर वासियों में राजधानी ना बन पाने को लेकर नाराजगी थी, और आज तक कहीं ना कहीं वो क्रोध लोगों में दिखता है। तो वही हम जानेंगे। क्यों ग्वालियर, इंदौर सब पिछड़ गए, जबलपुर सबसे आगे था, फजल अली आयोग ने बोला भी था। तो क्यों एन वक्त पर जबलपुर को राजधानी नहीं बनाई गई थी? समझ में आ रहा है थोड़ा? मिलते हैं यहाँ कंकर में शंकर, तो अवंती बाई परियोजना है। अर्थात यहाँ का जो कंकड़ है, नर्मदा नदी को शांकरी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा शिव जी के स्वेद, स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न नदी बोला जाता है, शिव पुत्री बोला जाता है, मैकल सुता बोला जाता है। और नर्मदा जी को यह वरदान था शिव जी की तरफ से कि आपके नदी में मिलने, मतलब आपके पानी में जो पत्थर है उसको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, वही मेरे रूप में पूजा जाएगा। इसलिए नर्मदा जी के जल में जो भी कंकड़ है वह अपने आप में शंकर है। ठीक है, उसी को बाण लिंग बोला जाता है। उसमें मिलने वाले पत्थरों को, जिनकी शिवलिंग के रूप में स्थापना होती है, उनको बाण लिंग बोला जाता है। और यहाँ अवंती बाई परियोजना है। तो अवंती बाई परियोजना, जिसको बरगी बांध कहते हैं, वो है यहाँ पे। भेड़ाघाट से डाहल त्रिपुरी, पूरा जबलपुर हमें खोजना है। तो भेड़ाघाट से लेकर डाहल भी इसी क्षेत्र का पुराना नाम था, और
त्रिपुरी भी इसी क्षेत्र का पुराना नाम था। भेड़ाघाट में आपको प्रागैतिहासिक मानवों के भी साक्ष्य मिलते हैं, आपको वैदिक काल के भृगु ऋषि की जानकारी मिलती है, आपको स्तनधारी जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, भेड़ाघाट से आपको दो नदियों का संगम भी मिलता है। तो भेड़ाघाट से डाहल त्रिपुरी सबका इतिहास जबलपुर को हमें खोजना है। फिर होती यहाँ देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है, संगठित रूप से, जिसमें लगभग 1 लाख लोग भाग लेते हैं। पूरे भारत की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा एक जगह से दूसरे जगह 35 किलोमीटर के आसपास ये जाती है। ग्वारी घाट से लेके एक ऐसा कुछ गांव है खमरिया के पास, वहां पे ये जाती है। और सबसे बड़ी विशेषता कि हर कांवड़ यात्री के हाथ में एक वृक्ष होता है, जितने कांवड़ यात्री उतने वृक्ष, तो लगभग 1 लाख वृक्षारोपण उस समय में होता है। तो होती यहाँ देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है। गोंडवाने के स्वर्णिम इतिहास की यह यहाँ राष्ट्रीय पात्रता है। ठीक है तिलवारा घाट यहाँ जहां हुआ गांधी जी का अस्थि विसर्जन है। गांधी जी को नर्मदा जी से बहुत ज्यादा लगाव था, है ना। इनके अलावा भी और भी जगह अस्थि विसर्जन हुआ था। 12 फरवरी के दिन, है ना, उनका मृत्यु हुई थी 30 जनवरी। 12 फरवरी के दिन अस्थि विसर्जन हुआ था। और भी नदियों में हुआ था, तिलवारा घाट में भी हुआ था। है यह नर्मदा माई की नगरी जहां संस्कारों का होता सृजन है। तो संस्कार, विनोबा भावे जी ने संस्कार धानी का नाम दिया। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि राजधानी ना बन पाने के कोप के कारण, है ना, नगरवासियों को संतुष्ट करने के लिए जबलपुर को संस्कार धानी का दर्जा दिया गया। तो संस्कार नगरी कहते हैं। हर लाइन में फैक्ट है। शुभचिंतक और कर्मवीर आजादी की रखते सब खबर थे। तो शुभचिंतक और कर्मवीर ये दो पत्र थे, है ना, समाचार पत्र। कर्मवीर में आपके सुभद्रा कुमारी चौहान के भी लेख निकला करते थे। तो शुभचिंतक और कर्मवीर आजादी की रखते सब खबर थे। यहाँ 20 रुपए में इलाज करने वाले पद्मश्री ईश्वर रूपिया स्वर्गीय मुनीश्वर चंद्र डाबर थे, जिनका हाल ही में अभी इसी महीने जुलाई में निधन हुआ है। 23 या 24 में शायद इनको पद्मश्री मिला था, है ना, उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। 2 रुपए से इन्होंने इलाज शुरू किया था, ये फिजिशियन थे। 20 रुपए में अभी ये इलाज कर रहे थे। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये अपन ने करेंट से भी जोड़ दिया, है ना। और मुनीश्वर चंद्र डाबर जी को यहाँ सम्मान भी प्रकट कर दिया, क्योंकि जबलपुर का नाम उन्होंने बहुत ऊपर लेके गए हैं वो। लम्हेटा में यहाँ बन रहा देश का पहला जियो पार्क है। गोंडवाने की दुर्गावती भारत की जोन ऑफ आर्क है। तो लम्हेटा घाट जो कि जबलपुर में है, यहाँ पे पहला जियो पार्क बन रहा है। ये भी पीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, जियोलॉजिकल पार्क। डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। एशिया में सबसे पहले अगर कहीं डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए तो वो यहीं थे। 1828 में कर्नल हेनरी स्लीमन के द्वारा जबलपुर में सबसे पहले डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए। इसके अलावा जबलपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहां आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों की पहाड़ियां एक साथ पाई जाती हैं। पूरे भारत का एकमात्र ऐसा शहर जहां कायांतरित, आग्नेय और अवसादी तीनों चट्टानों की पहाड़ियां एक साथ पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, मदन महल, संग्राम सागर, बाजना मठ, हाँ, फिर इसका अगला पॉइंट था गोंडवाने की दुर्गावती भारत की जोन ऑफ आर्क है। तो जोन ऑफ आर्क से दुर्गावती जी की तुलना होती है। जोन ऑफ आर्क 15वीं शताब्दी में रही हैं, है ना, 1400 कुछ उनका सन रहा है। फ्रांस की राष्ट्रीय नायिका इनको बोला जाता है, फ्रांस की राष्ट्रीय नायिका रही हैं। अंग्रेजों का शासन जब फ्रांस पे था तो अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, किसान की ये पुत्री थी। फ्रांसीसी शासक को गद्दी पे बिठाया। ठीक है, यानी दुर्गावती जी के समय के थोड़ा पहले इनका समय था। 19 साल की अवस्था में इनको मृत्यु दंड दिया गया था। तो जॉन ऑफ आर्क ये फ्रांस की राष्ट्रीय नायिका रही हैं। 19 साल की अवस्था में वीर गति को ये प्राप्त हो गई थी। तो उन्हीं की तुलना गोंडवानी जी की दुर्गावती से की जाती है। मदन महल, संग्राम सागर, बाजना मठ बैलेंसिंग रॉक है। तो मदन महल का किला है यहाँ, जिसको राजा मदन शाह ने 1116 में बनवाया था। संग्राम सागर जिसको संग्राम शाह जो रानी दुर्गावती के ससुर थे, है ना, इन्हीं संग्राम शाह ने मुड़वारा का नाम
में इनका योगदान रहा है। 5 गढ़ आपको बताने हैं कौन कौन से रहे हैं। बाजना मठ, ये बटुक भैरव का एक मंदिर है जहां पे तंत्र क्रियाएं की जाती थी। आज भी भारत के सबसे प्रमुख तांत्रिक पीठों में बाजना मठ का नाम शुमार है। और बैलेंसिंग रॉक, तो बैलेंसिंग रॉक आप सबने देखा होगा, बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर इतने से बेस में एक इतनी बड़ी चट्टान रखी हुई है। तो ये सब यहाँ पे कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं। और जबलपुर की नवरात्रि को देख होता हर कोई यहाँ शौक है। तो कोलकाता के बाद सबसे ज्यादा मूर्तियां जबलपुर में रखी जाती हैं। जो लोग जबलपुर या उसके आसपास रहते होंगे वो यहाँ की नवरात्रि को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते होंगे। एक अलग ही त्योहार यहाँ होता है नवरात्रि। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ यहाँ तो झंडा सत्याग्रह ने अलग जगाई। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में 52वां अधिवेशन यहीं हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। हालांकि बहुत बीमार रह रहे थे उस टाइम, तो स्ट्रेचर से उनको लाना होता था। सेठ गोविंद दास, अगर इनका नाम आपने सुना हो, इन्होंने स्वागत भाषण पढ़ा था। ठीक है, इनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षीय भाषण मौलाना आजाद जी ने पढ़ा था। ठीक, एक अलग से छोटा नगर बसाया गया था जिसको विष्णु दत्त नगर कहते हैं। वहां पे ये नर्मदा के पास में तट में ये अधिवेशन हुआ था, जिसमें विवाद की स्थिति बनी थी क्योंकि इन्होंने, सुभाष बाबू ने, गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, जिससे गांधी जी बहुत ही कुपित हो गए थे कि ये मेरी हार है, ये पट्टाभी की नहीं मेरी हार है। सुभाष बाबू ने उसके बाद इस्तीफा दे दिया था। ये पढ़ेंगे डिस्प्यूट क्यों हुआ, बंगाल कांग्रेस कमेटी क्या चाह रही थी, सुभाष बाबू क्या चाह रहे थे। वो मात्र 6 महीने का अल्टीमेटम देना चाह रहे थे अंग्रेजों को कि इस समय अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कमजोर पड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको 6 महीने के लिए ही समय दें कि 6 महीने के भीतर आपको खाली करना होगा हिंदुस्तान। बंगाल कांग्रेस कमेटी भी यही चाह रही थी, लेकिन गांधी जी का जो तरीका था कि हमारे साधन पवित्र होने चाहिए। अगर हमारा दुश्मन संकट में है उस समय हम अपना हित नहीं देख सकते हैं। उस समय कमजोर जो है उसको और कमजोर करके अपने हितों की पूर्ति करना, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। इसको लेके भी आगे डिस्प्यूट हुआ था। फिर सुभाष बाबू कांग्रेस छोड़ते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ये सारी चीजें आपने इतिहास में पढ़ी होंगी। ठीक है, तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ यहाँ तो झंडा सत्याग्रह ने अलग जगाई। 1923 राष्ट्रीय स्तर पर झंडा सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से हुई थी, है ना। झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर नगर पालिका भवन जबलपुर से ही हुई थी। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया गया। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने क्रांति व वीर गति की असल परिभाषा सिखाई थी। तो 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जो रानी दुर्गावती के वंशज थे, गोंड वंश के राजा थे, जो गढ़ा पुरवा में, है ना, जागीरदार के रूप में रह रहे थे, पेंशन प्राप्त थे, कवि भी बहुत अच्छे थे, क्रांतिकारी कवि। उन पे राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाकर उनको तोप से बांध के उड़ा दिया गया था। जबलपुर स्टेशन जो है उसके पास 50 गज तक उनके टुकड़े गए थे। जिस जगह तक उनके टुकड़े डले थे आज उसी के ऊपर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है। तो उन्होंने ही हमको सिखाया, और अपने मृत्यु से पहले बस उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि ईश्वर हमारे परिवारजनों, पुत्रों और लोगों की रक्षा करें ताकि वे अंग्रेजों से लड़ सकें और अंग्रेजों को यहां से बाहर खदेड़ सकें। जब वे तोप में बंधे हुए थे तब उनके ये शब्द थे, मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं थे। तो उन्होंने ही हमको वीरगति की असली परिभाषा सिखाई, है ना। आगे 52 तालों से युक्त यह पंचासर योजना की इकाई है। बाज बहादुर ने दुर्गावती से 2 बार मुंह की खाई है। तो 52 तालों से युक्त जबलपुर में वर्तमान में तो लगभग 30 से 35 ताल ही ठीक ठाक बचे हैं, बाकी सब पे पुराई होके क्या हो गया है, प्लाटिंग हो गई है। तो कभी एक समय 52 ताल हुआ करते थे यहाँ, जिसमें से आज भी बहुत सारे हैं। आधार ताल, चेरी ताल, सूपा ताल, विष्णु ताल, देवताल, कोला ताल, ठाकुर ताल, हनुमान ताल, ऐसे कुछ ताल हैं यहाँ। और पंचासर योजना रानी दुर्गावती जी की है, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे क्या होता है ये। और बाज बहादुर ने दुर्गावती से 2 बार मुंह की खाई है। तो बाज बहादुर 1553, 54, देन 1556 में मालवा से 2 बार अटैक करता है।
रानी उसको दूसरी बार इतना दूर खदेड़ के आती है कि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़ती अटैक करने की गोंडवाना पर। कई संस्कृतियों का मिलन बिंदु ये भारत की आवाज है। तो जबलपुर एक ऐसा शहर है जहां पाषाण काल से लेकर, ठीक है, ताम्र पाषाण काल जैसा कटनी था सेम उसी तरह, लेकिन कटनी चूंकि छोटा क्षेत्र था, यहाँ आपको त्रिपुरियों का बहुत बड़ा शासन मिल जाएगा, ठीक है, पूरा गोंडवाना साम्राज्य मिल जाएगा। अंग्रेजों के समय आपको यहाँ बहुत विकासात्मक कार्य मिल जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम का यहाँ बहुत बड़ा योगदान है, 1857 से लेके आपका 1947 तक। तो कई संस्कृतियों का मिलन बिंदु ये भारत की आवाज है। मेरी मेहमान नवाजी पर प्रदेश को मुझ पर नाज है। तो ऐसा कहा जाता है कि आप अगर जबलपुर आते हैं तो व्यक्ति अपना काम छोड़कर पूरे दिन, अगर आपको घूमना है तो आपको घुमाने के लिए अपना समय दे देता है ना। इतना अपनत्व, इतना प्रेम है कि यहाँ व्यक्तिगत हितों को बाद में रखा जाता है, पहले मेहमान नवाजी कराई जाती है। आपको भेड़ाघाट घुमा के लाया जाएगा, आपको बंदर कूदनी की सैर कराई जाएगी, त्रिपुर सुंदरी के दर्शन कराए जाएंगे, पिसनहारी की मढ़िया घुमाई जाएगी, संग्राम सागर घुमाया जाएगा, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मेरी मेहमान नवाजी पर प्रदेश को मुझ पर नाज है, ये आपका जबलपुर का ओवरव्यू है। हर लाइन में एक ना एक फैक्ट आपका छुपा हुआ है। सबको सब समझ में आया कि ऊपर से उड़ गया? बताइए। आप यहाँ ज्ञान अर्जित करने आते हैं कि ज्ञान देने आते हैं? आप यहाँ सूचनाएं लेने आते हैं कि सूचनाएं देने आते हैं? कबीर चबूतरा माई की बगिया, ये कहाँ से आ गई यहाँ? हम लोग अमरकंटक या अनूपपुर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जबलपुर पढ़ रहे हैं। किस किस के ऊपर से उड़ गया और किस किस को कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ गए, ये कविता भी आ गई और फैक्ट भी दिमाग में बैठ गए। है ना। ये फिर एक स्वरचित रचना थी आपकी, छोटा सा एक प्रयास, ताकि आप लोग इसको अपनी तैयारी में, खासकर जो बच्चे जबलपुर से हैं, वो अपनी साक्षात्कार की तैयारी में इसको बहुत बेहतर तरीके से बना सकें। चलिए अब एक बार रिवीजन हो जाए पिछले जिले का, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, जिसका 100% रिकॉर्ड होगा क्वेश्चन का कि पूरे क्वेश्चन बने हैं, वो समझा जाएगा कि बहुत बेहतर उसकी तैयारी है। तो एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं, वरना पता नहीं चलेगा कि कितना आप लोग ध्यान से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, लाइन से क्वेश्चन लिखेंगे। बताइए, कटनी की स्थापना कब हुई थी? कटनी की स्थापना कब हुई थी और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? दोनों क्वेश्चन। कटनी की स्थापना कब हुई और किस समिति की स्थापना हुई थी? इगवा के 36 मंदिरों की खोज किसने की थी? रूपनाथ शिलालेख किस लिपि का हिस्सा है, किस लिपि में लिखा गया है? बी आर दुबे समिति, 25 मई 1988 98, है ना, दुबे समिति। तिगवा के 36 मंदिरों की खोज किसके द्वारा की गई? रूपनाथ शिलालेख में किस लिपि का आपको वर्णन मिलता है? अपने अपने क्वेश्चन के आंसर नोट करते जाइएगा कि किसने कितने उत्तर सही दिए हैं।
राष्ट्रकूट शासक या राष्ट्रकूट महासामंत अधिपति गोलहन देव की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? गोलहन देव की जानकारी कटनी में कहाँ से मिलती है? ये की थी तिगवा के 36 मंदिर, कनिंघम, रूपनाथ शिलालेख, ब्राह्मी लिपि, गोलहन देव, ये कहाँ से मिलते हैं? बहुरीवन। किस नदी के तट से गंधहस्ती हाथी पकड़े जाते थे? किस नदी के तट से? पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है? बेल्स किसको कहते थे? बेल्स किसको कहते थे? बहुरीबंद, बिल्कुल सही। गंधहस्ती हाथी कहां से पकड़े जाते थे, किस नदी से? भारत के भौगोलिक केंद्र बिंदु की खोज किस सन में हुई थी? किस सन में हुई थी? मोरी नदी, ढीमर केड़ावा। सबसे सुंदर नदी का दर्जा पर्यटन विभाग। बेल्स किसको कहा जाता था? और भौगोलिक केंद्र बिंदु की खोज किस वर्ष हुई थी? विच ईयर? मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? बेल्स, जो दफनाने का स्थान था। कर्नल स्लीमन की किसी एक बुक का नाम बताइए। कर्नल स्लीमन की किसी एक किताब का नाम। खोज हुई थी 1956। कर्क रेखा कितने जिलों से? 14 जिलों से गुजरती है। किसने अपनी रचनाओं के माध्यम से राम जी के वनवास का कटनी से सुंदर चित्रण किया है? किस साहित्यकार ने? किस साहित्यकार ने राम जी के वनवास का कटनी का चित्रण किया है अपनी पंक्तियों के माध्यम से? स्लीमन की एक बुक, फांसीगढ़ ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया। रेम्बल्स एंड रिकलेक्शन, द ठग्स ऑफ फांसीगढ़ ऑफ इंडिया, लिख ली थी आपने? रेम्बल्स एंड रिकलेक्शन। कटनी में आपको कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश मिलता है? कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश आपको कटनी से मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा जगमोहन जी। कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश? सरजू प्रसाद के सेनापति का नाम। सरजू प्रसाद जी के सेनापति का नाम। कृषि, गेहूं धान, गलत उत्तर है। कैमूर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र इसका सही उत्तर होगा। पुराने लोग बार बार गलती कर रहे हैं, एक गलती बार बार कर रहे हैं। कैमूर पठार प्लस सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। सरजू प्रसाद जी के सेनापति का नाम क्या था? झिंझरी से आपको कितने चित्र मिलते हैं? झिंझरी प्रागैतिहासिक स्थल से कितने चित्र मिलते हैं? विजयराघवगढ़ किला किस दुर्ग की तिलस्मी शैली पर आधारित है? विजय राघवगढ़ का किला किस दुर्ग की तिलस्मी शैली पर आधारित है?
सैयद बहादुर खान हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। जिंदरी से 276 शैलाश्रयों की जानकारी मिलती है, ऐसे चित्रों की जानकारी मिलती है। विजयराघवगढ़ से आपको कौन से दुर्ग की तिलस्मी शैली के बेस पे वो बना था, किसकी जानकारी मिलती है? भारत नवजवान सभा की स्थापना किसने की थी? विजयराघवगढ़ से जो आपका वो चित्तौड़गढ़। भारत नवजवान सभा की स्थापना किसने की थी? मध्य प्रदेश में किस चीज का सहकारी कारखाना स्थित है? मध्य प्रदेश में किस चीज का सहकारी कारखाना स्थित है? कटनी में, सॉरी। बिल्कुल, रामदास अग्रवाल। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 7 क्वेश्चन और 25 लेते हैं। कटनी में आपका कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था? कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था? सहकारी कारखाना किस चीज का है? सीमेंट गलत उत्तर है। सीमेंट के सरकारी कारखाने ना सहकारी किसी तरह के नहीं है। सहकारी कीटनाशक कारखाना है। रिवीजन नहीं हो रहा है ना, क्लास अच्छे से हुई है लगता है। सीमेंट गलत है, सहकारी कीटनाशक कारखाना है। 90% लोगों के उत्तर गलत हैं। कटनी में हिंदुस्तानी लाल सेना की शाखा किसने खोली थी? हिंदुस्तानी लाल सेना की शाखा किसने खोली थी? कौन सा जंगल सत्याग्रह? लखा पतेरी। किसने कटनी को मध्य भारत की बारडोली बोला था? और हिंदुस्तानी लाल सेना हरि प्रसाद शुक्ला जी, बहुत बढ़िया। मुझे लगा था बनेगा नहीं ये क्वेश्चन। हरि प्रसाद शुक्ला। कटनी से नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? हम नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू। कटनी में नमक सत्याग्रह किसके समय में हुआ था? गांधी जी का कटनी आगमन कब हुआ था? गांधी जी का कटनी आगमन। इसके अलावा कटनी में कौन सा क्लस्टर बनाया जा रहा है? गोविंद प्रसाद खम्परिया, बिल्कुल नमक सत्याग्रह से संबंधित। गांधी जी का कटनी आगमन कब हुआ था? सन बताना है। गोविंद प्रसाद खम्परिया। कटनी आगमन कब हुआ था? 1933 में। वेरी गुड। कौन सा क्लस्टर यहां बनाया जा रहा है?
कटनी में कौन से कला केंद्र की स्थापना की गई है और कौन सा उत्सव मनाया गया था? कौन सा कला केंद्र किस कला केंद्र की स्थापना की गई है, कौन सा उत्सव मनाया गया था? लाइमस्टोन क्लस्टर। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन हुए। कृतिका कला केंद्र और आधारशिला उत्सव। एक और बता दीजिए, कटनी का ओडीओपी क्या है? 27 क्वेश्चन, कोई 100% रिकॉर्ड मेंटेन किया है? तो ये हो गया आपका कटनी का रिवीजन। <coughs> 2022 में आधारशिला उत्सव, बहुत बढ़िया। स्टोन टमाटर, बहुत बढ़िया। कृतिका कलाकंद। रेड बॉक्साइट तो 1860 में निकाला जाता था, उस समय बहुत डिमांड थी पूरी दुनिया में कटनी के रेड ऑक्साइड की। और एशिया का सबसे बड़ा आपका ऊंचा रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, ठीक है, जिसको ग्रेड सेपरेटर बोला गया है। इसके अलावा वही जो चीज है उसको उड़ता हुआ जंक्शन बोला जा रहा है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 100% सही है। शिवानी एक गलत है, और कोई? विनम्रता 100%, विजय 100%। 3 लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। इसी तरह हर जिले को पूरी तरह से कवर करते जाइए, है ना। मध्य प्रदेश के सभी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। एक नंबर से ही सिलेक्शन रुकते हैं, याद रखिएगा, बड़ा कष्ट होता है। थोड़ा सा जबलपुर के नक्शे की ओर आ जाते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ये कुछ जबलपुर का नक्शा इस तरह से आपका बना हुआ है। ये जबलपुर शहर है। लोकेशन आप लोगों को समझ में आ जाएगी कौन कहाँ है, ठीक है। यहां ऊपर से आपका NH 30 आता है, 4 से 5 रिवीजन करके। वेरी गुड, सुनील भाई के 100% है। भाई साहब इसी तरह पढ़ते रहिए। तो ये NH 30 आपका कटनी से आता है, या यूं कहें तो कटनी की ओर जाता है, ठीक। सिहोरा का नाम सुना होगा, पनागर का नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो सुन लीजिए। इस रास्ते पर आपको NH 30 के रास्ते पर जबलपुर से होते हुए सिहोरा, पनागर, कटनी, और इस तरफ अगर आएंगे, है ना, तो ये आपका लखनादौन सिवनी तरफ आता है NH 30। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए आपको NH 30 का जबलपुर से, कटनी से सहारा लेना पड़ेगा। और कोई 100%? हाँ, कटनी को बारडोली मोतीलाल, मध्य भारत की बारडोली मोतीलाल नेहरू ने कहा था, ठीक। फिर NH, ये 43 नहीं है, ये 34 है, इसको 34 कर लीजिएगा। ये आता है आपका दमोह से कटंगी होते हुए, ठीक है। कटंगी का नाम सुना है? कटंगी, मझौली, यहां से होते हुए अगर आपको जबलपुर से दमोह तो NH 34 पड़ेगा। कटंगी का नाम किसी ने सुना है? कटंगी ही वो जगह है, याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला जो शुरू होती है वो कटंगी से ही शुरू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको आप लोग कटनी वाले में नोट कर लीजिएगा, है ना। रसगुल्ले यहाँ के बहुत फेमस हैं, कभी सुना होगा, खा लो मोरे जजमान कटंगी के रसगुल्ला।
तो बहुत प्रमुख हैं। और यहां से ही आपके विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला की शुरुआत होती है, और जस्ट थोड़ा कटंगी से आगे जाके आपको सिंग्रामपुर नगर दिखेगा। इसी सिंग्रामपुर नगर में आपको सिंगौरगढ़ मिलता है। इसी सिंगौरगढ़ में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व अब बनाया जा रहा है, और इसी सिंगौरगढ़ में आपकी रानी दुर्गावती थी जब आसफ खां का आक्रमण हुआ था। तो हमारे लिए ये कटंगी, विंध्याचल पर्वत, कैमूर पर्वत श्रृंखला, सिंग्रामपुर, और यहाँ पे नवपाषाण कालीन स्थल खोजे गए थे। याद है आप लोगों को बताया गया था, यहाँ ही क्लास हुई थी आपकी यूट्यूब में, कि नवपाषाण कालीन स्थल मध्य प्रदेश से सिंग्रामपुर घाटी से खोजे गए थे सबसे पहले। तो ये यहीं पे है सिंग्रामपुर घाटी, बिल्कुल जबलपुर और कटनी के बीच, दमोह के बीच में है, NH 34 से बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। विंध्याचल की कैमूर श्रृंखला है, वहीं पे मध्य प्रदेश में पहली बार नियोलिथिक एज के साक्ष्य खोजे गए थे। संग्रामपुर भी यहीं पे है, जो राजा संग्राम शाह ने बसाया था। सिंगौरगढ़ भी यहीं पे है। सिंगौरगढ़ 52 गढ़ों में से एक गढ़ हुआ करता था। राजधानी भी थी गोंडवाना की कुछ समय तक। जब अटैक हुआ था, रानी दुर्गावती की जब शादी भी हुई थी, तो ब्याह के उनको यहीं लाया गया था। कालिंजर से दलपत शाह घोड़े से उनको यहाँ लेकर आए थे। उसके बाद अकबर का जब अटैक हुआ था, आसफ खां का जब अटैक हुआ था, तो रानी यहीं पे थी। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, फिर यहां से आता है आपका स्टेट हाईवे 37। यहां पड़ता है आपका पाटन। नाम सुना हो तो ठीक है, ना सुना हो तो याद रख लीजिएगा। ये सब जबलपुर की ओर आ रहे हैं। ठीक, फिर यहां आपका भोपाल रूट पे NH 45 है, जो सहपुरा होते हुए जबलपुर आता है। ठीक है, फिर भेड़ा घाट का नाम सुना है, यहां पे आपका भेड़ा घाट है। आधा पेज मैप के लिए रखे करिएगा, बहुत सारे फैक्ट भी क्लियर हो जाते हैं। मैप से थोड़ा इजी पड़ जाता होगा, और है ना। फिर ये होते हुए आपका यहां से नरसिंहपुर जाया जाता है। तो भोपाल तरफ जाना है, ये रास्ता है, ये आपको ऊपर लेके जाएगा भोपाल रूट पे ही। यहाँ से आप दमोह भी जा सकते हैं, ये कटंगी मझौली होते हुए दमोह जा सकते हैं। ये कटनी तरफ जाने की रास्ता है, सिहोरा पनागर होते हुए। तो NH 30, NH 34, NH 45, ये 3 नेशनल हाईवे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये रोड आपकी इस तरफ हम जाएंगे पूर्व की तरफ, तो ये डिंडोरी जाती है, और यहाँ पड़ता है कुंडम। यहीं से आपकी हिरण नदी निकलती है। अभी हम लोग नर्मदा को भी देखेंगे। ठीक, नर्मदा जी को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। फिर यहां है आपका मंडला, तो ये रोड बढ़िया मंडला आती है, और यहीं से आपकी नर्मदा नदी भी जबलपुर आती है। तो अगर हम नीले रंग से नर्मदा जी को मेंशन करें, ठीक है, ये कुछ इस तरह से नर्मदा जी आती हैं, और इस तरह से यहां निकल जाती हैं। ये नीले रंग से नर्मदा नदी है। इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। नरसिंहपुर तरफ ये आपका, ये नर्मदा नदी का रूट है ना, मैप में क्लास। ठीक है, और यहीं पे आपकी बरगी बांध परियोजना है, अवंती बाई सागर परियोजना। यहाँ पे आपकी बरगी बरगी बांध परियोजना है, और यहीं आपका बरेला, सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। तो 3 प्रकार के नेशनल हाईवे हैं, 45 जो ये भोपाल तरफ है आपका, 34 आपका,
ऊपर दमोह से आता है, 30 कटनी से आता है, जो सिवनी लखनादौन जाता है नागपुर तरफ। ये आपका नरसिंहपुर रूट है। यहाँ से मंडला तरफ से नर्मदा जी आती हैं और बढ़िया ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट, है ना, ये सब बनाते हुए नरसिंहपुर में निकल जाती हैं। समझ में आई? किस किस को मैप थोड़ा समझ में आया कि जबलपुर शहर यहाँ बसा हुआ है, डिंडोरी जाना है तो यहाँ जाएंगे कुंडम होते हुए, यहाँ से आपकी हिरण नदी जो नर्मदा की सहायक नदी है वो निकलती है। ये मंडला जाने का रास्ता है जहां आपको बरगी बांध पड़ता है, और बरगी बांध का भराव क्षेत्र मंडला तक है। मंडला के सहस्त्रधारा तक बरगी बांध का भराव क्षेत्र कहलाता है। यही बरगी बांध आपका रानी अवंतीबाई परियोजना कहलाती है। ठीक। इस तरफ आएंगे आप तो ये भेड़ाघाट यहाँ पर पड़ता है, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है। ये आपके भोपाल वाली रास्ता, ऊपर जाएंगे तो दमोह। तो ये पूरा मैप समझ में आ गया। ये है जबलपुर का मैप। सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं अभी तक? जबलपुर जो पढ़े, हालांकि इतने कम समय में बहुत सारा पढ़ लिए हम लोग। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपके नरसिंहपुर की रास्ता है। ये आप डिंडोरी तरफ जाएंगे, पूर्व में यहाँ, ये दक्षिण पूर्व में यहाँ मंडला तरफ गए। यहाँ आप भोपाल तरफ जाते हैं। हाँ हाँ, ये प्रतिदिन होती है। चलिए, तो मैप समझ लिए, बहुत सारे फैक्ट्स और ओवरव्यू समझ लिए जबलपुर का। अब हम आते हैं अपने जबलपुर पर, जो वर्तमान में आप जबलपुर सुन रहे हैं। ठीक। कुछ फैक्ट्स आपको पहले से पता होंगे, जैसे जबलपुर को संस्कार राजधानी क्यों कहते हैं, या किसने कहा। इसके अलावा दक्षिण में सबसे नीचे सिवनी लिखा है, सिवनी, सिवनी लिखा हुआ है। ये पूरी बॉर्डर है जबलपुर की। अच्छा खासा बड़ा जिला है, और इस कारण भी इसको तवज्जो दी जा रही थी राजधानी के लिए। तो सबसे पहले हम इतिहास से पहले यही पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्सुकता यही रहती है कि जबलपुर क्यों राजधानी नहीं बना, है ना। जाबाली ऋषि के नाम पर जबलपुर नाम सरासर गलत जानकारी है। जो भी अगर इस तरह की चीजें पढ़ बैठा है, आधी अधूरी जानकारी से बचना है। ठीक है। पढ़ेंगे विस्तार से जाबाली ऋषि के बारे में। थोड़ा सा जानते हैं जबलपुर, पहले हल्का सा पॉलिटिकल वो लेते हैं। क्या क्या चीजें पढ़ना है ये भी देख लीजिए, विस्तार से हम यहाँ क्या क्या जानेंगे। तो जबलपुर का इतिहास इंडेक्स अपना बना लीजिए। इस इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास रहेगा, कलचुरियों का संक्षिप्त इतिहास रहेगा, है ना, गोंडवाने का विस्तृत इतिहास रहेगा, प्रश्न ज्यादा बनते हैं यहाँ से। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी भूमिका यहाँ रही है जबलपुर वासियों की, ये रहेगा। फिर जबलपुर के भूगोल में
हम सबसे ज्यादा नर्मदा जी को ही यहाँ विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा राजनीति में यहाँ, चूंकि डीपी मिश्रा जो मुख्यमंत्री थे उनका सीधा संबंध जबलपुर से था, शिक्षा दीक्षा यहीं हुई, अंतिम संस्कार यहीं हुआ, मुख्य राजनीतिक केंद्र उनका यहीं था, 2 बार आपके सीएम रहे। तो पूरा हम इनका कार्यकाल यहाँ पे समझेंगे, जानेंगे क्या कैसी घटनाएं हुई थी, मध्य प्रदेश में संवित सरकार अस्थिरता का दौर, ये सब हम जानेंगे, इनकी कहानियां। ठीक है। इसके अलावा जितने फैक्ट हैं परीक्षा वाले, तथ्य परीक्षा वाले, नामकरण। इसके अलावा अगर हम जनजाति देखें तो यहाँ गोंडवाना क्षेत्र के कारण गोंड जनजाति है, तो गोंड जनजाति को हम पढ़ेंगे। ठीक। तो इतनी चीजें हमको जबलपुर में पढ़नी है। तो यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, चूंकि नर्मदा जी से ही इतने क्वेश्चन बनते हैं। राजनीति में ये आपका यूनिट नंबर 5 में दिया हुआ है, मुख्यमंत्रियों के बारे में वो पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन ये आपका अलग से चैप्टर दिया हुआ है प्री मेंस दोनों में। इसके अलावा गोंड जनजाति यूनिट 10 में दी हुई है। फैक्ट आपके मिक्स्ड फैक्ट पढ़ेंगे। गोंडवाना रियासत है, कलचुरी राजवंश है, और ये प्रागैतिहासिक काल है, ये भी आपका सिलेबस में दिया है, और भूगोल में नर्मदा जी। तो इस तरह से हम जबलपुर को बांटने की कोशिश करेंगे। ठीक है। समझ में आया? इतनी चीजें हमको पढ़ना है। सबसे पहले आइए टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे चलते हैं कि क्यों जबलपुर। इतिहास वगैरह कल से पढ़ेंगे, क्योंकि विस्तार से पढ़ना इतने कम समय में होगा नहीं। एक टॉपिक जान लेते हैं कि क्यों जबलपुर राजधानी नहीं बना। क्या आपको पता है राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाने को बोला था? जब मध्य प्रदेश 4 हिस्सों में था, सीपी एंड बरार, मध्य भारत, ये सब आप लोगों ने राजनीति में पढ़ा होगा। सीपी व बरार, 1956 से पहले मध्य प्रदेश के कितने भाग थे? मध्य भारत, फिर आपका विंध्य प्रदेश, और फिर आपका भोपाल राज्य। ये 4 से मिलकर पूरा मध्य प्रदेश बना था 1956 से पहले। राजधानी आपकी नागपुर हुआ करती थी, ये भी याद होगा। जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने नागपुर को महाराष्ट्र को देने को बोल दिया, तो उसके बाद नागपुर के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र आपका जबलपुर ही था। 1960 तक जबलपुर एशिया के सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों में अव्वल था। ये बात समझ रहे हैं? जबलपुर के, नागपुर के बाद पूरे मध्य प्रदेश में जब नागपुर वहां चला गया, इसलिए फजल अली आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन क्या कारण थे कि जबलपुर राजधानी नहीं बन पाया? बताइए। आज का मध्य प्रदेश एक किताब का नाम है, जिसके लेखक शिव अनुराग पटेरिया हैं। आज का मध्य प्रदेश, शिव अनुराग पटेरिया जी इस किताब में लिखते हैं कि पूरी तैयारियां जबलपुर और जबलपुर वासियों के द्वारा हो चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर भोपाल को राजधानी बना दी गई। ऐसा क्या कारण था? तो इस बुक से ही जानकारी मिलती है कि उस वर्ष 1955 में जबलपुर में दिवाली ही नहीं मनाई गई थी। कारण पढ़ेंगे सभी चीजों के, 4-5 जो लोग थे है ना, वो सारे कारण देखते हैं, फिर क्लास को बंद कर देंगे। आज के लिए इतना काफी होगा। तो क्या आपने रियासतों का एकीकरण पढ़ा है?
रियासतों के एकीकरण के दौरान जब सरदार पटेल और वीपी मेनन सभी रियासतों को विलय पत्र पर साइन करने के लिए बोल रहे थे, तब क्या भोपाल जो रियासत थी उसने भी आनाकानी की थी? क्या भोपाल रियासत पाकिस्तान के पक्ष में जा रही थी? क्या नवाब हमीदुल्ला खां की बड़ी बेटी पाकिस्तान जा चुकी थी? बताइए, ये बात बताइए, क्या आपने ये पढ़ा है? क्या ऐसे में अगर भोपाल को नहीं साधा जाता, ठीक, बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो सरदार पटेल, हालांकि 50 में तो वो चले गए थे, लेकिन नेहरू जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत के केंद्र में बिल्कुल कोई ऐसी गतिविधियां हों जिससे नुकसान हो सके। तो नवाब हमीदुल्ला पे नजर रखने के लिए, उनकी गतिविधियों पे नजर रखने के लिए, है ना, भोपाल रियासत को भारत में शामिल करने के लिए और शांतिपूर्ण चीजें चलाने के लिए एक कारण ये था कि भोपाल को राजधानी बनाया गया। दूसरा तर्क ये दिया गया था कि जबलपुर की तुलना में यहाँ नवाबों की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं जिनमें प्रशासनिक कार्यालय हो सकते हैं, यानी अलग से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा अंतर नहीं है, ऐसा नहीं कि भोपाल बीच में पड़ता है, जबलपुर कोने में डला है। समझेंगे, हम बोल रहे हैं कि जब आप लोग आते हैं किसी भी चीज का ज्ञान, सूचनाएं, कॉन्सेप्ट लेने, तो धैर्य पूर्वक सुना करिए। यहां आप सीखने आए हैं, यहां आप बताने नहीं आए हैं। जब आपको पूरा समझा दिया जाए तब आप बताइए, है ना, अधजल गगरी वाला काम नहीं करना है। तो भोपाल में इमारतें बहुत आसानी से मिल सकती थीं, अलग से कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता, सरकार पे बोझ नहीं बढ़ता, ठीक। भोपाल को साधना था, जो गतिविधियां थी उन पे नजर रखनी थी। फिर शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति बनते हैं, जिन्होंने भोपाल मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, उन्होंने भी नेहरू जी को समझाया था। ये बात समझ में आई? इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो भोपाल को राजनीति, मतलब राजनीति का केंद्र बनाने के लिए भावनात्मक रूप से नेहरू जी के करीब थे। बहुत सारे कारण हैं, आप लोग एक दो जानते हो और उसमें पता नहीं क्यों इतना वो होने लगते हो। अभी हम 20 कारण गिना देंगे कि बाकियों को क्यों नहीं बनाया गया, इसको क्यों बनाया गया, ठीक। तो ये कारण समझ में आए कि शंकर दयाल शर्मा ने नेहरू जी को समझाया। इसके अलावा भोपाल यहाँ की जो जलवायु थी वो भी बाकी शहरों की तुलना में ज्यादा सौम्य और सही मानी जाती है। इसके अलावा भोपाल थोड़ा सा उच्च क्षेत्र में स्थित था, तो फ्लड या किसी प्रकार का डिजास्टर, इन सब से दिक्कत ना होती। बाढ़ प्रबंधन बेहतर, देखे ही होंगे, पहाड़ियों पे बसा है बढ़िया, तो उच्च क्षेत्र में स्थित, ऐसे कई सारे कारण थे। उच्च क्षेत्र में स्थित, जलवायु बेहतर, शंकर दयाल शर्मा का यहाँ से संबंध जो नेहरू जी को समझाए उन्होंने। फिर भोपाल को साधना भी था। इसके अलावा नवाब पे नजर रखनी थी, प्रशासन के लिए बिल्डिंग्स मिल जाती। मौलाना आजाद जो थे, अबुल कलाम आजाद जो शिक्षा मंत्री थे, उनका बहुत ही भावनात्मक संबंध था। ये बात समझ में आई? ये तो भोपाल को बनाने के कारण थे। जबलपुर को ना बनाने के कारण क्या हो सकते हैं, ये सोचिए। जबलपुर से क्यों छीन लिया गया? क्योंकि फजल अली आयोग ने तो बोला था कि भाई जबलपुर बनाइए, तो आयोग की अनुशंसा क्यों नहीं मानी गई? उसका सबसे बड़ा कारण, उस समय विंध्य प्रदेश को लेकर मूवमेंट चल रहा था, चल आज भी रहा है। विंध्य प्रदेश को लेकर, मान लो आज का ये वर्तमान का नक्शा है, अलग विंध्य प्रदेश को लेकर, और वैसे भी उस समय भारत इतने टुकड़ों में टूटा अलग था, समस्या हो सकती थी। तो ये जो पूरा आपका क्षेत्र था, इसको लेके अलग बनाने को लेके बहुत माहौल गरमाया हुआ था। ऐसे में अगर इस क्षेत्र को राजधानी, जबलपुर को, महाकौशल को राजधानी बनाते, तो ये पूरा राजनीति का केंद्र बन सकता था। ये नेहरू जी के दिमाग में था कि विंध्य प्रदेश की जो मांग चल रही है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको कमजोर करने के लिए हम जबलपुर को, महाकौशल को राजनीति का केंद्र नहीं बनने दे सकते। ये बात समझ में आई? इसलिए भी आपके जबलपुर से राजधानी ना बनाने का फैसला लिया गया, ताकि विंध्य प्रदेश की मांग को कमजोर किया जा सके।
समझ में आया? वरना विंध्य और महाकौशल दोनों राजनीति का केंद्र बन जाते और उस समय हमको जोड़ना था, तोड़ना नहीं था। इसलिए भी जबलपुर से ये चीजें छीनी गई। अच्छा, ग्वालियर भी दावेदारी में था। मध्य भारत की दो राजधानियां थीं, 6-6 महीने इंदौर, 6 महीने ग्वालियर रहती थी आपके। ग्वालियर क्यों पीछे रह गया, सोचा है कभी? तो एक तो ग्वालियर यहां एक सिरे पे स्थित था, तो हर जिलों से इसकी दूरी भी पर्याप्त थी, तो ये कारण ये था कि इस पे ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, सरदार पटेल ग्वालियर से बहुत ज्यादा नाराज थे, ग्वालियर से, क्योंकि गांधी जी को मारने में जो बंदूक का इस्तेमाल हुआ था उसकी प्रारंभिक खरीद ग्वालियर से हुई थी। ये बात समझे आप? तो ग्वालियर को लेकर पहले से नाराजगी चल रही थी, इसलिए ग्वालियर को नजरअंदाज पूरी तरह से कर दिया गया। इसके अलावा ग्वालियर इंदौर दोनों की बनती नहीं थी, आपसी ही मतभेद था, इसलिए भी बोले कि हमको ऐसी लड़ाई झगड़ी वाली चीजें नहीं चाहिए। फिर इंदौर क्यों रिजेक्ट हुआ? तो इंदौर भी यहाँ किनारे पे स्थित था, तो रिस्क नहीं ले सकते थे एकदम बॉर्डर पे बनाने का, बीच में चाहिए था कोई शहर। इसके अलावा रेल नेटवर्क जबलपुर भोपाल की तुलना पे यहाँ बहुत सीमित था, और आज भी है, देखते होगे आप लोग, रेल नेटवर्क बहुत कमजोर था यहाँ, इसलिए इंदौर को नहीं बनाया गया, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंदौर को ना बनाने का, इंदौर रियासत ने विलय पत्र पे, सबने विलय पत्र पे तुरंत साइन कर दिए थे, इन्होंने 6 माह का समय लिया था, जिससे नेहरू जी चल रहे थे बहुत नाराज। तो एक तो होलकर सिंधिया प्रतिद्वंदिता थी प्रभुत्व को लेकर, इसलिए इसको नहीं बनाए। दूसरा, किनारे पर स्थित था, इसलिए इसको नहीं बनाए। रेल नेटवर्क सीमित था, इसलिए इसको नहीं बनाए। और 6 माह में इन्होंने विलय पत्र में साइन किए थे, इसलिए चिड़े हुए थे भाई इनसे कि भाई इनको तो साइड ही कर दो। अब जबलपुर के साथ ये दिक्कत थी कि विंध्य का प्रभाव जबलपुर पे पड़ सकता था। अगर जबलपुर राजधानी बनता तो विंध्य प्रदेश की मांग को बहुत ज्यादा गति से क्या मिलती, और आवाज मिलती। ग्वालियर के साथ ये दिक्कतें थी, इंदौर के साथ ये दिक्कतें थी। अब बचता क्या है? भोपाल ही बचा। भोपाल पे नजर रखी जा सकती थी, भोपाल की जलवायु अच्छी, उच्च क्षेत्र में स्थित। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, है ना, हमीदुल्ला खां को लेके। पहले से आपको इतनी नवाबी बिल्डिंगें थी, तो प्रशासनिक कार्यों के लिए वो उपयुक्त हो सकती थी। लगभग बीच में ही स्थित है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, ये सारी चीजें, है ना। हाँ, अभी बन रहा है, लेकिन अभी अब सोचो ना, ये बात चल रही है आपकी 1950 के दौर की, 1950 1960 का जो डिकेड था उस समय की हम बातें कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आई। तो जबलपुर से राजधानी छीनने का सबसे बड़ा कारण यही था, और दूसरों को तवज्जो, या भोपाल को तवज्जो इसलिए भी दी गई थी। तो शिव अनुराग पटेल, या बहुत बढ़िया उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि इक्का दुक्का चुक्का घरों को छोड़कर ही जबलपुर में 1955 में लाइट्स जली थी, लाइट्स ही ऑफ कर दी गई थी। इसलिए यहाँ पे आपको आज भी लोग यहाँ थोड़े से दुखी हैं इस चीज को लेकर कि जबलपुर का विकास और हो सकता था। ये आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। वहीं जबलपुर को राजधानी ना बन पाने का अब तक क्रोध है। क्यों है, कारण समझ में आया? तो ये तो हो गई पहली जानकारी। अब हम लोग कल से विस्तार से शुरू करेंगे इतिहास जबलपुर का। समय हो गया है, पता नहीं चला है। तो किस किस को ओवरव्यू समझ में आ गया? ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है जबलपुर? कटनी से ज्यादा लग रहा है? कटनी से बड़ा जिला है तो समय लगेगा। गोंडवाना का इतिहास पढ़ेंगे, थोड़ा कलचुरियों के बारे में देखेंगे, नर्मदा जी के बारे में समझेंगे, है ना, डीपी मिश्रा, इन पे थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि सीएम थे और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे अपने यहाँ को लेके। तो 4-5 बड़ी चीजें हैं और बाकी फैक्चुअल चीजें रहेंगी आपकी। तो किस किस को अभी तक समझ में आ गया और किसको आगे की यात्रा और बेहतर लग रही है?
क्योंकि दोनों बगल बगल हो जाते ना, सभी वहां के नेताएं जो नेता थे, जबलपुर और विंध्य, महाकौशल और विंध्य में कितना अंतर है भौगोलिक रूप से, कितना अंतर है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत मदद मिलती उस चीजों को लेके, आंदोलन दबाया नहीं जा सकता था। ठीक है, तो चलिए 11 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, रिवीजन करके आइएगा। आज आपके पूरे अभिलेखों को पूछा जाएगा, अभिलेख हो गए थे, आपको स्तूप ये सब संरचना पढ़नी है, स्मारक स्तूप वगैरह, तो रिवीजन करके आइएगा। विंध्य को क्यों नहीं बनाया गया राजधानी? अलग प्रदेश की ही मांग चल रही थी अलग से, और विंध्य में किसको बनाते, रीवा को बनाते, रीवा भी एक कोने पे ही स्थित था। वैसे भी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा वर्तमान में रीवा की ही है, वे उस समय और रूरल एरिया रहा होगा। अभी तो बहुत चीजों की मांग चल रही है, भील प्रदेश की अलग चल रही है ना, गोंडवाना की अलग है, मांगें चलती रहेंगी। हमें ध्यान रखना है एक होने में, टूटने में नहीं, है ना। हमारी संस्कृति सभ्यता जोड़ना सिखाती है, इतना नहीं जाना था कि क्यों। इसलिए तो कहते हैं कि क्लास में धैर्य रखा करिए। आपको लगता है कि आपको दो चीज पता है, कल ही समझाया गया था कि सूचनाओं को ज्ञान ना समझे और उस ज्ञान के आधार पर अहम भाव कभी ना लाएं, मन में घमंड का भाव कभी ना लाएं कि मुझे देखो आता है, और वो फिर छलकेगा। समंदर जितना शांत है उतना गहरा होगा, तो आपके अंदर जितनी ज्यादा ज्ञान की समझ की गहराई आएगी, आपके अंदर शांतपन उतना बढ़ेगा। जो लोग क्लास में बहुत शांति से सुनते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, वही लोग आगे चल के सिलेक्ट होते हैं। और जो थोड़ा में एकदम बताने लग जाते हैं कि देखो मुझे ये भी पता है वो भी पता है, तो किसको बता रहे हो? आपको एग्जाम हॉल में बताना है, आपको खुद को बताना है ना। क्लियर? तो ये क्लास आपकी समाप्त होती है, कल हम लोग विस्तार पूर्वक जबलपुर को शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चलती ट्रेन से बाहर मत झांकिए, ट्रेन के अंदर ही रहिए, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा।